क्या आपने कभी महसूस किया है कि आधी रात के बाद कोई आपका नाम पुकार रहा हो लेकिन आसपास कोई ना हो? ये कहानी उसी रात की है जिस रात उस गांव में वो चैन से सो नहीं पाया। आखिर क्या हुआ था उसके साथ, ये जानने के लिए आपको स्टोरी को एंड तक देखना होगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप किसी भी स्टोरी को मिस ना करें। राजीव अपने काम को ईमानदारी से करने वाला और बहुत ही मेहनती लड़का रोज सुबह उठकर गांव से शहर ड्यूटी करने के लिए जाता था। हर रोज की जिंदगी वो इसी तरह से व्यतीत करता था और अपने परिवार के लिए पैसे कमा कर लाता था। वो अक्सर ये सफ़र कार से किया करता था, पर आज उसकी कार में कुछ खराबी हो गई थी तो उसे अपनी बाइक के जरिए ड्यूटी पर जाना था। वो सुबह जल्दी तैयार होकर ड्यूटी पर निकल जाता है, पर आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। वो सुबह तैयार होकर 7 बजे बाइक उठाता है और ड्यूटी पर निकल जाता है। सारा दिन वो काम करता है और आज उसका ओवर टाइम लग जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता और घर पर कोई नहीं होता। उसके माता पिताजी एक शादी में गए होते हैं और उसे ओवर टाइम कर कर रात में अकेले ही गांव की ओर लौटना होता है, क्योंकि शाम होते ही गांव के पास कुछ ऐसा होता है कि लोग वहां से गुजरते नहीं हैं। आज रात वो काम कर कर रात के समय गांव लौटा। उसे रास्ता सही लग रहा था, पर जैसे ही वो उस बरगद के पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई और सियारों की आवाज़ें आने लगी। उसे डर लगने लगा। उसने देखा आसपास पर कोई नहीं था। वो फिर बाइक पर बैठा, पर फिर से एक आवाज़ आई, मुझे भी ले चलो। उसने फिर उधर उधर देखा पर कोई भी नहीं। वो जैसे ही बाइक के पास पहुंचा और उसने बाइक स्टार्ट की, अचानक बाइक के चक्के में उसने देखा एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी हुई है। उसने सोचा कि शायद ऐसे ही पड़ी होगी और वो आगे बढ़ गया, पर फिर से एक आवाज आई, मुझे भी साथ ले चलो। उसे ये बात अजीब लगी, पर फिर उसने सोचा चलो कुछ नहीं होता। उसने ये सब बातों को नज़रअंदाज कर कर उस गुड़िया को बाइक पर अपने साथ रख लिया और उसे अपने साथ घर ले आया। उसे लगा शायद वो अच्छी लगेगी घर में सजी हुई और वो उसको साफ कर कर अपने घर में सजाएगा। वो ये सब सोचते हुए उस बाइक को ले आता है, पर जैसे ही वो गांव के पुराने टावर के पास पहुंचता है, अचानक वो कुत्ते जो उसे देखकर रोज शाम को खुश हो जाते थे, वो भौंकने लग जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो कुत्ते इतने अच्छे दोस्त थे, पर आज वो अचानक क्यों भौंक रहे हैं। उन कुत्तों ने उस शक्ति को भांप लिया था। वो कुत्ते उसका पीछा करते हैं, पर कुछ देर बाद अचानक वो कुत्ते वापस मुड़ जाते हैं। आज आसमान भी कुछ अजीब सा था, बादल काले और बारिश का पूरा संकेत। वो कैसे तैसे अपने घर पहुंचता है और खुद से बोलता है, आज का दिन कुछ अच्छा नहीं गया। अचानक से ओवर टाइम लग गया और माता पिता भी घर पे नहीं है और अचानक से कुत्ते भी भौंकने लगे। पता नहीं ऐसा क्या पन होती है आज मेरे साथ। पर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में आज एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। वो उस गुड़िया को वहीं पर छोड़कर खाना खाने के लिए किचन में जाता है। आज कुछ नहीं था, सिर्फ रात की बनी हुई पुरानी सब्जी ही उसे खानी पड़ती है। वो उसे खाकर इतना ज़्यादा थक जाता है कि कमरे में सोने के लिए आ जाता है। आज उसने बहुत ज़्यादा काम किया था और थकान में उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। वो सीधा बेड पर लेटता है और सो जाता है। उसे एक डरावना सपना आता है कि वो गुड़िया उसके साथ है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, वो गुड़िया उसके ऊपर बैठी हुई होती है। उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। अचानक वो गुड़िया हवा में उड़ने लग जाती है। उसे अच्छे से याद था कि उसने उस गुड़िया को टेबल पर रखा था। वो गुड़िया हवा में उड़कर उसका पीछा करने लग जाती है और अजीब आवाज़ें निकालने लग जाती है, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी अब। राजीव बुरी तरह डर जाता है। वो भाग जाता है और उस गुड़िया को उसी कमरे में बंद कर देता है। बाहर घनघोर बारिश हो रही होती है और मौसम बहुत खराब। रात भी आज बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। वो कैसे तैसे घर के बाहर घूम घूम कर रात काटता है, क्योंकि इतनी रात को किसी के घर में नहीं जा सकता। सुबह होते ही उसे एक पड़ोस की बूढ़ी माई देखती है और उससे पूछ पड़ती है, क्या हुआ राजीव बेटा, आज बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो। रात में नींद पूरी नहीं हुई क्या तुम्हारी?
राजीव घबराते हुए उन्हें बोल पड़ता है। दादी, कल मेरे साथ बहुत अजीब घटना हुई। कल मैं रास्ते पर से एक गुड़िया ले आया था और वो थोड़ी देर बाद हवा में उड़ने लगी और बोली कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और दादी, तब से मेरे साथ ये बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दादी, कृपया करके मेरी हेल्प करो। तभी वो बूढ़ी माई उसे बताती है, राजीव बेटा, मुझे लगता है कि ये कोई शापित गुड़िया है। इस पे किसी ने जादू टोना या काला जादू कर रखा है, जो कि तुम्हें अब परेशान कर रहा है और तुम्हें जीने नहीं दे रहा। तुमने ये गुड़िया कहाँ से ली? तभी राजीव उन्हें बताता है, जब मैं कल काम से वापस लौट रहा था, मुझे रास्ते में वो गुड़िया मिली और मैं उसे उठाकर घर ले आया। तभी तो अब तुम्हें इससे छुटकारा पाने के लिए इस जादू बंधन को तोड़ना होगा। मैं जानती हूँ एक तांत्रिक बाबा को, जो कि ये सब बड़ी सफलता के साथ करते हैं। चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। अब वही तुम्हें इस भयंकर गुड़िया से बचा सकते हैं। राजीव को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता कि इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। वो उस बुढ़िया माई की बात मान लेता है और वो बुढ़िया माई और राजीव जंगलों के रास्ते उसी तांत्रिक की बातें करते आ रहे होते हैं। बेटा, मैंने बहुत सुना है उन तांत्रिक के बारे में। वो ऐसे ऐसे काले जादू को झट से ठीक कर देते हैं और तुम्हें बचा भी लेंगे। बातें करते करते राजीव और वो बूढ़ी माई एक गुफा के पास आ जाते हैं। वो गुफा देखने में बहुत डरावनी लग रही होती है, जैसे सदियों से वहाँ कोई ना गया हो। आखिर क्या राज था उस गुफा में? कौन था वो तांत्रिक बाबा? और क्या राजीव के साथ वो गुड़िया सच में कोई शापित गुड़िया थी, या फिर कहानी में कोई बड़ा मोड़ बाकी है? जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। शाम का समय था। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ हल्दी और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। आज गांव वालों के लिए बहुत खास दिन था। राजू का घर शादी के रंगों से सजा था। बच्चों की चहचहाट, ढोल वाले की आवाज और शादी के गानों से पूरा गांव झूम रहा था। ढोल वाला जोर से ढोल बजाते हुए बोलता है, अरे भैया, अभी डांस रोकना मत, दूल्हा तैयार होने वाला है। नच्चो नच्चो, दिल खोल के नच्चो, खुशियां का मौका है, नच्चो। मनोज, राजू का सबसे करीबी दोस्त, उस शादी में शामिल था। वो बड़े ही प्यार भरी आवाज में उस दिन राजू से कहता है, अरे यार राजू, आज तो तू सच में हीरा लग रहा है। तेरे को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसका मजाक में राजू मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे मनोज, तू भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। क्या पता शादी में तुझे भी कोई मिल जाए। हीरो तो तब लगूंगा जब वरवाला हो जाएगी। अभी तो घबराहट हो रही है यार। तभी पीछे से दादी की आवाज आती है। दादी बोलती हैं, डरो मत बबुआ, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा साहस है, बाकी सब बाद में। अब देखते हैं क्या होता है शादी के लड्डू खाकर तुम्हारे साथ। सब बड़ी जोर से हंसते हैं। तभी मनोज अपने दोस्त को बोलता है, अरे दादी, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। गांव में चारों तरफ खुशियों का माहौल था, क्योंकि राजू गांव के सबसे प्यारे बच्चों में से एक था। सभी बड़े बुजुर्ग उसे खूब आशीर्वाद दे रहे थे। उसके घर में तैयारियां जोरों शोरों पर थी। पर तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लग जाती है, जैसे तूफान आने वाला हो, और हवा में जैसे सीटी बज रही हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था। निशा, उसकी कजन, डरते हुए बोलती है कि अचानक हवा क्यों चलने लगी यार? गांव वाले कह रहे थे ना इस हवेली की साइड मत जाना। मनोज मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे वो तो बस कहानी है। शादी में हमेशा कोई डरपोक चाहिए और वो है तू। गांव वाले उस पुरानी हवेली के बारे में बहुत बातें करते थे। वहाँ की बहुत सी डरावनी कहानियां गांव में प्रचलित थी। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है, जैसे जोरों का तूफान और बारिश होने वाला है। अब कुछ लोगों को डर भी लगने लगा है, क्योंकि अगर शादी में बारिश आई तो उनके काफी सारी जो उन्होंने शादी के लिए तैयारियां की हैं वो खराब हो जाएंगी। जनरेटर 1 सेकंड के लिए बंद हो गया। पूरे घर में एकदम से अंधेरा हो गया। चारों तरफ घुनघोर अंधेरा और बाहर भी बिजली और बारिश की पूरी संभावना। और तभी उसी अंधेरे में किसी ने मंडप के पास सफेद साया देखा। अरे तुमने भी देखा क्या? ऐसे जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे। एक बच्चा चिल्लाया, वो मंडप में कोई खड़ा है, वो वहाँ पे। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी। एक लंबी सफेद साड़ी में औरत बिना हिले मंडप के बीचों बीच खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप।
और वो देखने में बेहद डरावनी लग रही थी। रोशनी 1 सेकंड में वापस आती है, लेकिन अब वो औरत गायब हो चुकी थी। बच्चे अभी भी उसी की बातें कर रहे थे। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी लगने लगा था कि शादी में कोई बड़ा अपशकुन होने वाला है, शायद कुछ बहुत बड़ी अनहोनी। निशा घबराई हुई में, मनोज तुमने उसे देखा? मैंने मनोज, कुछ नहीं देखा, शायद परछाई होगी। इतनी लंबी परछाई होती है, बिना चेहरा बिना आवाज? दादी धीरे से बोली, कुछ चीजें देखना नहीं, समझना है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दादी बहुत बड़ा राज छुपा रही हो और वो जानती है कि इस साए के पीछे किसका हाथ है। पर सबने अपना ध्यान हटाकर शादी की तरफ लगाया। राजू अपने कमरे में दूल्हा बन रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था आज राजू। उसके सामने बहुत बड़ा शीशा लगा था। राजू खुद को निहार रहा था और घबरा भी रहा था कि आज उसकी शादी है, और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि उसका जीवन अब एक ऐसी लड़की के साथ बीतेगा जिसे वह नहीं जानता। बस सारे लोग उसे हौसला दे रहे थे। मनोज राजू के कमरे में आता है और उसकी टोपी ठीक करते हुए कहता है, बस भाई, दूल्हा राजा तैयार हो गया। तभी राजू मुस्कुराता है और उसको हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, कैसा लग रहा हूँ? क्या यार, पहले हम कितने छोटा हुआ करते थे, खेलते थे साथ में, और आज मेरी शादी हो रही है यार। मनोज भी उसकी हाँ में हाँ भरता है। लेकिन तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है और शीशे में पीछे वही साया दिखता है, वो सफेद औरत। तभी राजू देखता है मनोज, पीछे कोई था? पर कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। राजू घबरा जाता है। मनोज उस पर हंस पड़ता है। नर्वस मत हो यार, शादी कर रहा है, भूत नहीं पकड़ रहा, और इतना डरेगा तो शादी कैसे करेगा? राजू जबरदस्ती मुस्कुरा देता है, पर उसे महसूस होता है कि कोई तो था। वो डर उसके अंदर बैठ चुका था। डीजे पर तेज गाने बजने लगते हैं, सारे बाराती नाचने लगते हैं। डीजे वाला एक से एक नई धुन बजाता है। तभी डीजे पे एक अनाउंसमेंट होती है, लड़की वाले कौन रहे, बारात आ रही है। सब हंस रहे होते हैं। मनोज, निशा, राजू सब गाड़ी में बैठने लगते हैं। अचानक एक बूढ़ी औरत दलान के पास आई। बूढ़ी औरत की आवाज धीमी और कांपती हुई थी, बारात इस रास्ते से मत ले जाना, पुल के पास पुरानी हवेली है, वहां आज रात कुछ होगा। मनोज चिढ़ते हुए बोलता है, अम्मा, हम मस्ती करने आए हैं, डराने नहीं, और हमें कृपया करके हमारा काम करने दीजिए और आप अपना काम करें। दादी गंभीर होकर बोलती है, मनोज, बड़ों की बातें काटी नहीं जाती, चेतावनी है ये। मनोज फिर बोलता है, दादी, ये 2025 है, भूत प्रेत का जमाना गया, अब आपको इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बुढ़िया गुस्सा हो जाती है और आंखें दिखाकर वहां से जाने लगती है। बूढ़ी औरत बोलती है, जिन्हें दिखना होता है वो मर्जी से दिखते हैं, तुम्हारे बोलने से नहीं जाएंगे। औरत अचानक मुड़ती है और भीड़ में गायब हो जाती है। किसी को भी नहीं पता था कि वो औरत कौन थी, किन रिश्तेदारों में से थी। बस उसका काम था एक चेतावनी देना, जो वो दे गई। गाइज, आखिर क्या राज है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और गाइज, हमारी पहली वीडियो ठंड की मार को जरूर देखें, और दुल्हन पार्ट 1। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। राजू धीमी आवाज में बोलता है, मनोज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और ऊपर से उन दादी जी ने भी कुछ कहा है। मनोज, कोई ना कोई बात तो हमारे से छुपाई जा रही है। मनोज ने जबरदस्ती हंसकर कहा, अरे कुछ नहीं होता, शादी है ना, हॉरर शो नहीं, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। बारात निकलती है। सब बैंड बाजा डीजे नाचते हुए राजू की बारात में चलते हैं। बस राजू के मन में अजीब सा डर होता है। बारात उसी रास्ते से जा रही होती है जहाँ पर उस बुढ़िया ने जाने को मना किया था। राजू कहता भी है, पर दूसरे रास्ते पर कुछ काम चल रहा होता है और अब उन्हें ना चाहकर भी उसी रास्ते से जाना पड़ता है। बारात जैसे उस रास्ते से जाने के लिए मजबूर हो, ऐसा संयोग बनाया जा रहा है। बारात जैसे ही पुरानी हवेली के पास से गुजरने लगती है, 2 गाड़ियों का इंजन अपने आप बंद होने लगता है। ना जाने उनमें क्या खराबी आ गई। मनोज एकदम से बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, जैसे उसे कुछ इस रास्ते के बारे में बहुत भयंकर पता है।
वो फोन पर बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है। अरे यार दूसरी गाड़ी भिजवा दो यार, इतना टाइम लग रहा है इसको सही करने में। चालक घबरा जाता है। वो बोलता है, साहब ये पहले कभी नहीं हुआ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मनोज बोलता है, अरे यार तुम डराओ मत, तुम स्टार्ट कर लो जल्दी। ड्राइवर ने बहुत बार कोशिश की पर इंजन नहीं चला। राजू दहशत में था। वो बोला, मनोज मनोज वो फिर से दिखाई दे रही है यार। मनोज चिल्लाता है, कितनी बार कहा है यार तेरे को, डरना बंद कर, अब तू मुझे भी डर आ रहा है। वो लोग देखते हैं। हवेली की खिड़की पर एक परछाई दिखाई देती है। वो उसी औरत की परछाई थी जो पहले राजू ने शीशे में देखी थी और कुछ लोगों को मंडप में भी दिखाई दी थी। वो सीधा उड़कर उनके तरफ आ रही होती है और वहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा दहशत भरा हो जाता है। सभी बुरी तरह से उसे देखकर डर जाते हैं। निशा रोते हुए बोलती है, वो जमीन से ऊपर तैर रही है, पैर उसके हवा में है, वो चुड़ैल है। और वही सफेद साड़ी वाली औरत सर घुमाती है और उसकी आवाज गूंजती है, यहाँ कोई शादी नहीं होगी। सब सदमे में आ जाते हैं। राजू चिल्लाते हुए बोलता है, मनोज जल्दी गाड़ी बढ़ा यार, जल्दी। मनोज चिल्लाता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार, क्या करूं। दादी ने फुसफुसाकर कहा, आंख मत मिलाना उससे आंख, बस मंत्र बोलते रहो। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मंत्र बोलते रहो और उसकी आंखों में कभी मत आंख मिलाना। औरत झटके से दादी की ओर देखती है और चिल्लाकर बोलती है, ए बुढ़िया चुप हो जा, तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका फल तुम्हें भोगना होगा। निशा बहुत जोर से चिल्लाती है, आह, और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। बारात में लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। कोई अपने बच्चे को लेकर भाग रहा होता है और कोई वहां से बस अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा होता है। सड़क पर हफड़ा तफड़ी मच जाती है। मनोज जोर से चिल्लाता है, कोई मत भागो, वो हमें अकेले चुनती है, कोई मत भागो। राजू बोलता है, क्या मतलब, तुम उसे जानते हो, तुझे कैसे पता वो अकेले चुनती है। मनोज कुछ नहीं बोलता। बस राजू गुस्से में उससे तभी बोलता है, मनोज सच बता, क्या है इसका राज। मनोज गहरी सांस लेता है और बताता है, ये वही औरत है जिसका नाम सोनम था। राजू ये सब सुनकर दंग रह जाता है। आखिर क्या था सोनम का राज, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। राजू उससे पूछता है, कौन सोनम, किसकी बात कर रहा है तू। मनोज धीमी आवाज में उसे बोलता है, एक लड़की जिसे 3 साल पहले इस हवेली में मैं मिला था। और राजू से बोलता है, कौन, क्या हुआ था उसके साथ। क्या मरने दिया गया, और क्या किया। दादी चौंक कर बोलती है, मनोज तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं इस बारे में। राजू जोर से बोलता है, अबे तू ये क्या बोल रहा है, तू पागल हो गया है क्या। राजू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मनोज उसे रोते हुए बताता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। राजू गुस्से में आ जाता है। उसने मनोज की कॉलर पकड़ ली। राजू जोर से चिल्लाता है, तूने ये छुपाया क्यों मुझसे। मनोज रोते हुए उसे बताता है, क्योंकि मैं जानता था वो आज वापस आएगी। मनोज बुरी तरह से रोने लग जाता है। सोनम हवा में उठकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अब यहाँ किसी की शादी नहीं होगी। मनोज आज वादा पूरा करने का दिन है। मनोज जोर से बोलता है, सोनम छोड़ दो। तभी सोनम बोलती है, तूने कहा था ना मुझसे शादी करेगा, आज वो दिन आ गया है। राजू और दादी डर से देखते रह जाते हैं। सोनम की आंखों से खून टपकने लगता है। सोनम चीखती है, अब किसी की शादी नहीं होगी जब तक मैं दुल्हन नहीं बनती। गाड़ियों के सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लग जाते हैं। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। गाइस, सोनम का राज जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात काफी ठंडी थी। बर्फ की जैसी हवा चल रही थी। इतनी की सांस लेते ही धुआं निकल रहा था। राजू अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए बोलता है, अरे भाई, इतनी ठंड में कौन सा बस आएगी यहाँ। लगता है बस कंपनी वाले भी रजाई में घुसकर सो गए होंगे। टिकट खिड़की पर बूढ़े चौकीदार ने धीरे धीरे गर्दन उठाई और बोला, बस आएगी, पर आज रात आने वालों को वापस नहीं जाएगी। राजू हक्का बक्का रह जाता है।
उसने इतने भयानक शब्द पहली बार सुने थे, जैसे कि वो कंडक्टर उसे बुरी तरह डरा रहा हो। उसके बाद वो हंसने लगता है। राजू उससे बोलता है, क्या मतलब बाबा, चाय पीकर आए हैं आप? शायद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, आप डरिए मत। बूढ़ा फिर मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान टेढ़ी और डरावनी थी, जैसे बहुत से रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठे हो। राजू बस उसे पीछे से देखता रहा, पर उसने ऐसी बात किसी से पहली बार सुनी थी जिसमें इतना बड़ा व्यंग्य। एक ठंडी हवा राजू के पीछे से गुजरी। अरे राम, किसी ने मेरे कान में सीटी बजाई है क्या? राजू ने घबराकर पीछे देखा। वहां उसकी चचेरी बहन नीलू खड़ी थी। राजू को तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। राजू ने उससे पूछा, अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो यहाँ से? तभी नीलू से बोली, भैया मैंने भी सुना था जैसा कोई कह रहा हो, आ रही है आ रही है। नीलू ने उसकी बात का जवाब ना देते हुए ये बात का जवाब दिया कि पीछे उसे क्या आवाज सुनाई दी। राजू हंसने की कोशिश करने लगा। दोनों भाई बहन बहुत मजाकिया थे। तभी राजू बोला, अरे अरे, हो सकता है कोई बंदर हो। बंदर भी तो रात में घूमते हैं। तभी दूर से एक पुरानी बस हॉर्न देते हुए आई, जैसे कोई टूटी फूटी बस आ रही हो। स्टेशन की पीली लाइटें टिमटिमाने लगी। एक पुरानी धूल खाई टूटी खिड़कियों वाली बस धीमे धीमे स्टेशन पर आ रही थी। बस का दरवाजा ची की भयानक आवाज कर रहा था, जैसे कि सालों से जंग लगा हुआ हो। राजू बोला, यह तो म्यूजियम में रखने वाली बस है यार, इसमें बैठूंगा तो सीट की बजाय भूत पकड़ लेगा। नीलू फुसफुसाई, भैया बस तो चल रही है, पर ड्राइवर कहाँ है इस बस का? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। ड्राइवर की सीट पर सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी, पता नहीं थी भी या नहीं। चौकीदार जल्दी से आया और बोला, मत बैठना यहाँ, मत बैठना। यह बस 20 साल पहले हादसे में मर गई थी। आत्माओं की है ये, हर ठंडी रात में आती है, नए यात्रियों को लेकर चली जाती है। राजू चौंक कर बोलता है, अच्छा बाबा, अच्छा बाबा, और आप यहाँ रोज खड़े होकर पिकनिक मनाते हैं? नीलू डर कर राजू के पास खड़ी हो गई। उसे अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो बोली, मुझे कहीं नहीं जाना इस बस से, मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन तभी बस के अंदर से आवाज आई, आओ आवारियो आओ, खाली जगह है। नीलू का बैग अचानक बस के अंदर ऐसा हुआ जैसे खींचने लगा हो, और वो खुद भी उस बस में खींचती हुई जा रही हो। नीलू चिल्लाई, अरे मेरा बैग कोई ले गया। राजू बोला, क्या हुआ यहाँ पे? अरे तेरा बैग अंदर गया तो कोई अंदर होगा ही ना, ऐसे कैसे तेरा बैग अंदर चला गया बहन? दोनों डरते डरते बस में चढ़ गए। अंदर बैठे लोग सबके चेहरे झुके हुए और बिल्कुल चुप, जैसे कोई किसी से बोलता ना हो और जिंदा ना हो। राजू बोला, भाई लोग, इतनी ठंड है, कोई खांसी भी नहीं कर रहा, सब भूत बनकर क्यों बैठे हो यहाँ? अचानक सब यात्रियों ने एक साथ सिर उठाया। सभी के चेहरे राख जैसे सफेद और आंखें काली जैसे पुतलियां गायब हुई। दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम खुद से। बस झटके के साथ आगे बढ़ी। नीलू तभी जोर से चिल्लाई, ड्राइवर बस रोको, हम उतरना चाहते हैं। पर तभी ड्राइवर वहां पर कुछ नहीं बोला। ड्राइवर की जगह वहां बैठी परछाई हल्की सी हिली और बोली, बस कभी नहीं रुकती, जो चढ़ता है लौट कर नहीं जाता। राजू से बोलने लगा, भाई कम से कम सीट बेल्ट तो दे दो, मरने से पहले सुरक्षा जरूरी है, और मैं अभी मरना नहीं चाहता, कृपया करके हमें यहाँ से उतार दो भैया। एक भूतिया मुस्कान के साथ पूरी बस में आवाजें गूंज उठी, जैसे सारे भूत एक साथ खुश हो रहे हैं। बस एक टूटे हुए पुराने पुल पर पहुंची। चौकीदार दूर से चिल्ला रहा था, कूद जाओ, अभी भी मौका है तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने का, कूद जाओ। बस एक इस पुराने पुल से पार हो गई ये बस, तो तुम भी आत्माएं बन जाओगे। तभी नीलू बोलती है, राजू भैया क्या करें, कूद जाए क्या? हाँ बहन, कूदना तो पड़ेगा, वरना हर साल इस बस में मुफ्त में घूमना पड़ेगा। चल बहन, कूदते हैं। दोनों ने एक साथ बोला, 1 2 3, और वो कूद गए। दोनों ने खिड़की से छलांग लगा दी। वो चौकीदार पास खड़ा था।
जैसे ही वो दोनों कूदे, बस ने जोर से हॉर्न दिया और वो बस उसी धुएं में गायब हो गई, जैसे उस पुल पर कभी कोई बस आई नहीं थी। चौकीदार पास आया और बोला, और तुम्हें बचा लिया तुम दोनों को मैंने, वरना तुम भी उस यात्रियों की तरह भूत बन जाते और इस दुनिया में वापस कभी लौट कर ना आते और उस काले धुएं में तुम्हें भी बस संभाल लेती। शुक्र है तुम बच गए मेरी वजह से। राजू हाफते हुए बोला, बाबा आपने बताया क्यों नहीं हमें पहले कि आप इस बस के बारे में जानते हैं, हम पहले ही ना इस बस में सफर करते। तभी वो आदमी बोल पड़ता है, मैंने बताया था लेकिन सुनने वाला कम होता है मेरी बात। काश तुम पहले सुन भी लेते तो तब भी तुम बच जाते। खैर मैं यहाँ पर था, मेरे को पता था तुम्हारे साथ यही होगा, इसीलिए तुम बच गए। राजू बोल पड़ता है, ठीक है बाबा, कल से घर में ही रहूंगा। ठंड में बस स्टेशन वाला रोमांच नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ने पीछे देखा, जिस जगह वो बस खड़ी थी वहां सिर्फ अब एकदम कोहरा था। पर अभी ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर उस रात जंगल में शमशान में जाना मना है, पागल मालिक चतुर कथा वीडियोस को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर हमारे चैनल पे सपोर्ट कीजिए। राजू और नीलू उस रात की घटना भूलने की कोशिश कर रहे थे। राजू चाय पीते हुए बोलता है, नीलू मैं कसम खाता हूँ आज के बाद अगर किसी भी बस स्टेशन का नाम लिया तो कभी नहीं हाथ पकड़ के बोल दूंगा, नहीं ऐसा नहीं सोचना। तभी नीलू बोल पड़ती है, भैया मैं भी डर गई थी, पर कल रात मेरे घर के बाहर किसी ने वही टूटी फूटी बस वाला हॉर्न बजाया और मुझे वो किस्सा याद आ गया। राजू चौंक पड़ता है, क्या वही पटपट वाला हॉर्न? यार तुम मुझे अब डरा क्यों रही हो? जो हादसा हुआ है उससे पहले ही डरा हुआ और तुम और डराने में लगी हो। अरे वो बस हमारे घर तक होम डिलीवरी में आने लगी क्या अब? तभी सड़क पर से ठंडी हवा और वही आवाज आई और वही हॉर्न बजा, जैसे वो बस उनके करीब खड़ी है। तभी राजू डरकर बोलता है, नीलू ये बस हमसे लगता है लगाव ले लिया है और हम 3 दिन तक का किराया एक्स्ट्रा भी नहीं दिए, फिर भी ये बस हमारे पीछे पड़ी हुई है। अचानक नीलू को दिखता है कि उसके पैर में एक जली हुई टिकट पड़ी है। टिकट पर लिखा था, आज रात आखिरी सफर। नीलू घबरा गई, भैया ये टिकट कहाँ से आई है? राजू भी घबरा कर बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं हम छलांग लगाकर बच तो गए पर बस ने टिकट बाद में भेजा हो पोस्ट पेड हॉरर सर्विस से। दोनों डर जाते हैं और स्टेशन की तरफ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब इस किस्से को खत्म करने का एक ही जरिया है, उस स्टेशन पर वापस जाना और उस राज को पता करना। ठंड इतनी कि पत्ते भी कांप रहे थे। राजू घबराकर बोलता है, अगर आज भी बस आई ना मैं तो कसम से उसे बोल दूंगा कहानी पहले ऑनलाइन रिजर्वेशन खोलो यार पहले तुम। नीलू बोलती है, भैया देखो स्टेशन की लाइटें अपने आप जल बुझ रही हैं, जबकि वहाँ पर कोई बस भी नहीं खड़ी है। जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचे उन्हें वही पुरानी भूतिया बस आते हुए दिखी। काली धुंध, टूटी खिड़कियां और दरवाजे आधा खुला हुआ। राजू चिल्ला पड़ता है, अबे भैया ड्राइवर हम नहीं चढ़ रहे, पहले वाली सवारी मुफ्त थी, आज नहीं भैया हम नहीं जाएंगे इस बस में। दोनों बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगते हैं। बस के अंदर से आवाज आती है, आओ नहीं आए तो हम खुद आ जाएंगे। दोनों बिना कुछ समझे भागते हैं। जहाँ वो जंगल में भागते भागते आए वहाँ उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी। रहस्य की बात ये थी कि उस जंगल में वो पुरानी झोपड़ी किसकी थी, पर अभी उन पर ये सब सोचने का समय नहीं था। वो सोचने लगे कि वो इस झोपड़ी में जाकर ही बच सकते हैं। बिना सोचे समझे राजू और नीलू उस झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ जो उन्होंने देखा उससे उनकी दुनिया बदल गई। वहाँ पर वही चौकीदार खड़ा था और कुछ खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। दोनों उसे देखकर बुरी तरह चौंक जाते हैं। तभी नीलू उसे बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो वहाँ स्टेशन पे होते हैं ना? तभी वो चौकीदार एकदम से भेष बदलकर एक बूढ़े व्यक्ति में बदल जाता है। नीलू उनसे पूछती है, आखिर क्या राज है ये सब? क्या राज है उस भूतिया स्टेशन का? आप हमें बताइए। तभी वो चौकीदार बोल पड़ता है, सालों पहले वो बस एक पुलिया से गिर गई थी। तुम दोनों उस रात कूदकर बच तो गए, पर बस का नियम है जो सफर शुरू करता है उसे पूरा करना ही पड़ता है।
तभी राजू हाफते हुए बोल पड़ता है, बाबा बाबा, इसका मतलब हम फिर भूत बनने वाले हैं। पार्ट 2 देख